हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आप लोगों के एग्जाम को देखते हुए मैं लाया हूं BCUOLA 138 का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर, जो आप लोग कमेंट कर रहे थे सर जल्दी BCUOLA 138 का बता दीजिए। सो आपके डिमांड पर मैं लाया हूं BCUOLA 138 का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। एंड आपका जो टाइटल है वो है व्यावसायिक संप्रेषण। क्या है? व्यावसायिक संप्रेषण। तो संप्रेषण का मतलब होता है बातचीत करना, है ना, एक दूसरे से बातचीत करना, किसी से भी बातचीत करना वो संप्रेषण ही कहलाता है, जिसमें लैंग्वेजों का आदान प्रदान होता है। एंड ये है आपका बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो आपके एग्जाम में दिखेंगे। अगर आप दिसंबर 25 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ये आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो स्टूडेंट जून 26 में एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए भी ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। और चैनल न्यू हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल सिर्फ आपके इग्नू का ही प्रिपरेशन नहीं कराता, बल्कि 6th क्लास से लेकर 12th क्लास तक का प्रिपरेशन करवाता है ये चैनल। ठीक है। आपके जितने भी रिलेटिव है, इन सभी रिलेटिव के पास आप चैनल को शेयर कीजिए, मेरा सपोर्ट कीजिए। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो ये चैनल आपको डिजिटल बोर्ड में पढ़ाएंगे सही से। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने रखा गया है, संप्रेषण। संप्रेषण किसी भी व्यावसायिक प्रतिष्ठान की जीवन रेखा है। अच्छा, ये रेखा व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन के अनुसार आप आंसर को समझिए। आपके पास ब्लूटूथ होंगे या फिर हेडफोन, एयरपोर्ट, जो भी चीज होंगे उनका यूज करके शांत में बैठिए और समझिए। ध्यान से समझ जाएंगे तो लास्ट में आपको क्या करना है, पीडीएफ लेना है और पीडीएफ से रिवाइज करना है लास्ट में। लेकिन पहला काम आपको क्या करना है, पूरा वीडियो को अंत तक देखना है। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। संप्रेषण किसी भी व्यावसायिक प्रतिष्ठान की जीवन रेखा है। व्यवसाय मतलब बिजनेस जो करते हैं, संप्रेषण बिना बिजनेस का नहीं हो सकता है। तो बिजनेस का ये कह रहे हैं व्यवसायिक प्रतिष्ठान की जीवन रेखा है। तो ये व्याख्या कीजिए कि आखिर संप्रेषण कैसे बिजनेस के लिए उपयोगी है। चलिए, संप्रेषण किसी भी व्यावसायिक प्रतिष्ठान की जीवन रेखा है, क्योंकि इसके बिना संगठन का संचालन सुचारू रूप से संभव नहीं हो सकता। व्यावसायिक प्रतिष्ठान में योजनाओं का निर्माण, आदेशों का प्रसारण, कर्मचारियों को निर्देश देना, कार्यों का समन्वय करना तथा नियंत्रण स्थापित करना संप्रेषण के ही माध्यम से होता है। प्रबंधन के विभिन्न स्तरों के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान होने से कार्य में स्पष्टता आती है और भ्रम की स्थिति घटती है। प्रभावी संप्रेषण से कर्मचारी अपने दायित्व समय पर समझते हैं और संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति में सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। ग्राहकों से संपर्क बनाए रखना, शिकायतों का समाधान करना, विज्ञापन देना, रिपोर्ट तैयार करना, बैठकें आयोजित करना और प्रस्तुतियां देना, ये व्यावसायिक संप्रेषण के प्रमुख रूप माने जाते हैं। अच्छे संप्रेषण से कर्मचारियों का मनोबल बढ़ता है, अनुशासन बना रहता है और आपसी विश्वास विकसित होता है। संगठन में मजबूत संप्रेषण व्यवस्था होने पर निर्णय शीघ्र लिए जाते हैं, कार्य कुशलता बढ़ती है और गतिविधियों में भी निरंतर गति बनी रहती है। यह व्यवस्था वरिष्ठ प्रबंधन और कर्मचारियों के बीच संबंधों को संतुलित रखती है, उत्तरदायित्व स्पष्ट करती है, समन्वय बढ़ाती है, प्रशिक्षण को प्रभावी बनाती है, परिवर्तन को स्वीकार करने में सहायता देती है तथा संगठनात्मक संस्कृति को सकारात्मक दिशा प्रदान करती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्यावसायिक प्रस्तुति के लिए उपयोग किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के दृश्य साधनों का विवेचन कीजिए। व्यावसायिक प्रस्तुति में दृश्य साधनों का उपयोग विषय को स्पष्ट, रोचक और प्रभावी बनाने के लिए किया जाता है। दृश्य साधन श्रोताओं की समझ को बढ़ाते हैं और जानकारी को लंबे समय तक याद रखने में सहायक करते हैं। चार्ट व्यावसायिक प्रस्तुति में बहुत ही उपयोगी होते हैं, जैसे बार चार्ट, पाई चार्ट, लाइन चार्ट, जिनसे आंकड़ों की तुलना सरल हो जाती है। ग्राफ का प्रयोग बिक्री, उत्पादन और लाभ जैसी सूचनाओं को समझने के लिए किया जाता है। स्लाइड प्रस्तुति एक प्रमुख दृश्य साधन है, जिसमें पाठ, चित्र, तालिका और आरेख का उपयोग किया जाता है। पोस्टर और बैनर किसी उत्पाद या योजना की मुख्य जानकारी को संक्षेप में प्रस्तुत करते हैं।
चित्र और फोटोग्राफ किसी विचार को वास्तविक रूप प्रदान करते हैं और श्रोताओं का ध्यान आकर्षित करते हैं। वीडियो और एनिमेशन जटिल विषयों को सरल रूप में समझाने में सहायक होते हैं। और फिलिप चार्ट और व्हाइट बोर्ड का उपयोग प्रशिक्षण और बैठक के दौरान किया जाता है। दृश्य साधनों के सही चयन और संतुलित उपयोग से व्यावसायिक प्रस्तुति अधिक प्रभावशाली बनती है और संदेश स्पष्ट रूप से पहुंचता है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 3 है, व्यावसायिक रिपोर्ट से आप क्या समझते हैं, है ना। बिजनेस रिपोर्ट से आप क्या समझते हैं, उनकी प्रकृति और महत्व को स्पष्ट कीजिए। व्यावसायिक रिपोर्ट यानी बिजनेस रिपोर्ट वह लिखित दस्तावेज है जो जिसमें किसी विषय, समस्या, योजना या स्थिति से संबंधित तथ्य यानी फैक्ट, आंकड़े और जानकारी क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत की जाती है। इसका उद्देश्य प्रबंधन को सही निर्णय लेने में सहायता देना होता है। व्यावसायिक रिपोर्ट की प्रकृति औपचारिक, वस्तुनिष्ठ और तथ्यपरक होती है। इसमें व्यक्तिगत विचारों की अपेक्षा वास्तविक तथ्यों पर अधिक बल दिया जाता है। रिपोर्ट स्पष्ट भाषा में लिखी जाती है ताकि पाठक विषय को आसानी से समझ सके। यह संक्षिप्त, व्यवस्थित और उद्देश्यपूर्ण होती है। व्यावसायिक रिपोर्ट का महत्व इसलिए अधिक है क्योंकि इसके माध्यम से संगठन की प्रगति, समस्याएं और संभावनाएं स्पष्ट होती है। प्रबंधन रिपोर्ट के आधार पर भविष्य की योजनाएं बनाता है। रिपोर्ट के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन किया जाता है और सुधार के उपाय निर्धारित किए जाते हैं। निवेशकों, कर्मचारियों और अन्य संबंधित पक्षों को संगठन की स्थिति की जानकारी रिपोर्ट से मिलती है। सरकारी कार्यालयों और व्यावसायिक संसाधनों में रिपोर्ट एक आवश्यक साधन मानी जाती है। सही और समय पर तैयारी की गई रिपोर्ट संगठन के कार्यों में पारदर्शिता बनाए रखती है और उत्तरदायित्व को स्पष्ट करती है, जिससे प्रशासनिक व्यवस्था सुचारू रहती है और कार्यों की दिशा निश्चित होती है। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, सभा क्या है, किसी वैध सभा की क्या आवश्यकता है और सभा संपादित करने के नियमों को स्पष्ट कीजिए। देखिए, सभा वही होता है ना जहाँ यानी कि मीटिंग सभा को समझ लो मीटिंग, जहाँ कई लोग आपस में बैठते हैं और सब अपने अपने विचार सामने रखते हैं और विचारों का यहाँ आदान प्रदान होता है और तभी एक निर्णय लिया जाता है, कोई भी खास निर्णय लिया जाता है। तो ये सभा है। तो उससे चलिए समझते हैं। सभा व्यक्तियों का वह संगठित समूह होता है जो किसी निश्चित उद्देश्य पूर्ति के लिए एक स्थान पर एकत्र होता है। व्यावसायिक संसाधनों में निर्णय लेने, विचार विमर्श करने और सूचनाएं साझा करने के लिए सभा आयोजित की जाती है। किसी सभा को वैध मानने के लिए कुछ आवश्यकताएं होती है। सभा की सूचना सदस्यों को समय पर दी जानी चाहिए। सभा में आवश्यक न्यूनतम सदस्यों की उपस्थिति होना आवश्यक होता है, जिसे क्या कहा जाता है, कोरम कहा जाता है। सभा की अध्यक्षता के लिए अध्यक्ष का होना जरूरी है। सभा का उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए और एक कार्यसूची पहले से तय होनी चाहिए। और सभा को संपादित करने के लिए कुछ नियमों का पालन किया जाता है। अध्यक्ष को सभा संचालन निष्पक्ष रूप से करना चाहिए। सभी को सदस्यों की अपनी बात रखने का अवसर दिया जाना चाहिए। अनुशासन बनाए रखना आवश्यक है। प्रस्ताव विविध प्रस्तुत किए जाते हैं और मतदान के माध्यम से निर्णय लिए जाते हैं। कार्यवाही को लिखित रूप में दर्ज किया जाता है, जिसे कार्यवृत्त कहा जाता है। इन नियमों के पालन से सभा व्यवस्थित रहती है और उद्देश्यों का जो पूर्ति होती है वो सरलता से होती है, उद्देश्यों की पूर्ति तथा सदस्यों में विश्वास बना रहता है। संप्रेषण के विभिन्न चैनल कौन से हैं? वे कौन से उपयुक्त परिस्थितियां हैं जिनमें ब्रॉडकास्ट मीडिया संप्रेषण का उपयोग किया जाता है? संप्रेषण के चैनल वे माध्यम है जिनके द्वारा संदेश भेजने वाले से प्राप्त करने वाले तक पहुंचती है। व्यावसायिक संप्रेषण में मुख्य रूप से मौखिक, लिखित और दृश्य चैनल का भी प्रयोग किया जाता है। मौखिक चैनल में आमने सामने बातचीत, टेलीफोन मीटिंग और सम्मेलन शामिल होते हैं। लिखित चैनल में पत्र, नोटिस, रिपोर्ट और ईमेल और परिपत्र आते हैं। दृश्य चैनल में चार्ट, ग्राफ, पोस्टर, वीडियो और स्लाइड प्रस्तुति का उपयोग किया जाता है। ब्रॉडकास्ट मीडिया संप्रेषण में रेडियो, टेलीविजन और इंटरनेट प्लेटफॉर्म शामिल होते हैं। जब संदेश बहुत अधिक लोगों तक एक साथ पहुंचाना होता है तब ब्रॉडकास्ट मीडिया का उपयोग किया जाता है।
विज्ञापन, जनसूचना, सरकारी योजनाओं की जानकारी, उत्पाद प्रचार और आपातकालीन सूचना देने में यह माध्यम उपयोगी होता है। बड़े क्षेत्र में फैले ग्राहकों या जनता तक कम समय में सूचना पहुंचाने के लिए ब्रॉडकास्ट मीडिया प्रभावी साधन माना जाता है। इसमें संदेश समान रूप से सभी तक पहुंचता और समय की बचत होती है। इसमें संदेश समान रूप से सभी तक पहुंचता है और समय की बचत होती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय डाक भुगतान बैंक द्वारा प्रदत्त सुविधाओं का वर्णन कीजिए। ये ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों के लिए किस प्रकार उपयोगी है? भारतीय डाक भुगतान बैंक एक सरकारी बैंक है जो डाक विभाग के माध्यम से बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करता है। यह बैंक बचत खाता और खोलने की सुविधा देता है जिसमें न्यूनतम राशि की आवश्यकता नहीं होती है। ग्राहक इसमें धन जमा कर सकते हैं और निकासी कर सकते हैं। मोबाइल बैंकिंग, एटीएम कार्ड और यूपीआई जैसी डिजिटल सेवाएं भी उपलब्ध कराई जाती है। धन अंतरण, बिल भुगतान, मोबाइल रिचार्ज और सरकारी लाभों की सीधी प्राप्ति की सुविधा इस बैंक के माध्यम से मिलती है। भारतीय डाक भुगतान बैंक ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है क्योंकि डाकघर लगभग हर गांव में उपलब्ध है। ग्रामीण लोग बिना लंबी दूरी तय किए बैंकिंग सेवाओं का लाभ ले सकते हैं और वृद्ध, किसान और श्रमिक वर्ग के लिए यह बैंक सरल और सुलभ सेवाएं प्रदान करता है। सरकारी परियोजनाओं की राशि सीधे खातों में जमा होने से पारदर्शिता बढ़ती है। इस बैंक के माध्यम से ग्रामीण लोगों को वित्तीय सेवाओं से जोड़ने में सहायता मिलती है और डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा मिलता है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने स्टूडेंट्स है 7, कॉन्फ्रेंस कॉल का क्या अर्थ है? कॉन्फ्रेंस कॉल का आयोजित करने के लिए मुख्य तैयारियों का विवरण दीजिए। कॉन्फ्रेंस कॉल का अर्थ है ऐसी टेलीफोन सेवा से है जिसमें एक समय पर दो से अधिक व्यक्ति आपस में बातचीत कर सकते हैं। इसका उपयोग व्यावसायिक संसाधनों में बैठक, विचार विमर्श और निर्णय लेने के लिए किया जाता है। कॉन्फ्रेंस कॉल से समय और यात्रा खर्च की बचत होती है तथा दूर दराज के लोग आसानी से संपर्क कर सकते हैं। कॉन्फ्रेंस कॉल आयोजित करने के लिए कुछ मुख्य तैयारियां आवश्यक होती है। सबसे पहले बैठक का उद्देश्य स्पष्ट किया जाता है और प्रतिभागियों की सूची तैयार की जाती है। सभी प्रतिभागियों को कॉल का समय, तिथि और माध्यम पहले से सूचित किया जाता है। तकनीकी व्यवस्था जैसे फोन लाइन, इंटरनेट कनेक्शन और कॉन्फ्रेंस ऐप की जांच की जाती है। एजेंडा पहले से ही तैयार कर प्रतिभागियों को भेजा जाता है ताकि चर्चा व्यवस्थित रहे। कॉल संचालित करने के लिए एक संयोजन नियुक्त किया जाता है जो चर्चा को नियंत्रित करता है। कॉल के दौरान शोर रहित वातावरण का ध्यान रखा जाता है। आवश्यक बिंदुओं को नोट किया जाता है ताकि बाद में संदर्भ के लिए उपयोग हो सके। क्वेश्चन नंबर 8 है, संप्रेषण से आप क्या समझते हैं? प्रभावी संप्रेषण के विभिन्न सिद्धांत क्या है? तो संप्रेषण मतलब होता है बातचीत, है ना? और ये बातचीत अकेले में नहीं होता है, वो किसी से भी किसी तरीके से बात कर सकते हैं। सामने वाले संप्रेषण के लिए दो या दो से अधिक आदमियों की, व्यक्तियों की क्या होती है? जरूरत होती है। संप्रेषण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से एक व्यक्ति अपने विचार, भावना, सूचना दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है। इसमें प्रेषक, संदेश माध्यम और प्राप्तकर्ता शामिल होते हैं। व्यावसायिक क्षेत्र में प्रभावी संप्रेषण अत्यंत आवश्यक होता है। प्रभावी संप्रेषण के कुछ प्रमुख सिद्धांत होते हैं। स्पष्टता का सिद्धांत, पहला सिद्धांत तो ये समझिए स्पष्टता का सिद्धांत। स्पष्टता का सिद्धांत बताता है कि संदेश सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। पूर्णता का सिद्धांत कहता है, दूसरा पूर्णता का सिद्धांत। पूर्णता का सिद्धांत कहता है कि आवश्यक सभी जानकारी संदेश में होनी चाहिए। तीसरा संक्षिप्तता का सिद्धांत। संक्षिप्तता का सिद्धांत समय और शब्दों की बचत पर बल देता है। और सही माध्यम का चयन भी प्रभावी संप्रेषण का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। शिष्टता और सम्मान बनाए रखना संप्रेषण को प्रभावी बनाता है। प्रतिक्रिया का सिद्धांत बताता है कि अगला है प्रतिक्रिया का सिद्धांत। प्रतिक्रिया का सिद्धांत क्या बताता है कि प्राप्तकर्ता की प्रतिक्रिया से संप्रेषण की सफलता ज्ञात होती है। समयबद्धता का अगला है समयबद्धता का सिद्धांत। समयबद्धता का सिद्धांत कहता है कि संदेश सही समय पर पहुंचना चाहिए। इन सिद्धांतों का पालन
करने से गलतफहमियां कम होती है और संगठन में कार्यकुशलता बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 9 है। नोटिस का क्या अर्थ है? किसी सभा का नोटिस जारी करने से पूर्व किन बिंदुओं को ध्यान में रखना चाहिए? तो नोटिस एक लिखित सूचना होती है जिसके माध्यम से किसी व्यक्ति या समूह किसी किसी बैठक, सभा या महत्वपूर्ण विषय की जानकारी दी जाती है। व्यावसायिक संस्थानों, कार्यालयों और संगठनों में नोटिस का प्रयोग व्यापक रूप से किया जाता है। सभा का नोटिस जारी करने से पूर्व महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान देना आवश्यक होता है। नोटिस में सभा की तिथि, समय और स्थान पर स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए। सभा का उद्देश्य और कार्यसूची भी नोटिस में शामिल होनी चाहिए ताकि सदस्यों को पहले से जानकारी मिल सके। नोटिस सही व्यक्ति या सदस्यों को समय पर भेजा जाना चाहिए। नोटिस जारी करने वाले अधिकारी का नाम और हस्ताक्षर होना आवश्यक होता है। नोटिस की भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए ताकि कोई भ्रम ना रहे। वैध सभा के लिए निर्धारित समय सीमा का पालन करना भी जरूरी होता है। नोटिस की प्रति रिकॉर्ड के लिए सुरक्षित रखी जाती है। नोटिस किसके लिए? रिकॉर्ड के लिए। प्रति रिकॉर्ड मतलब सभी रिकॉर्ड के लिए सुरक्षित रखी जाती है। इन सभी बिंदुओं का ध्यान रखने से सभा का आयोजन व्यवस्थित रहता है और सभी सदस्य समय पर उपस्थित होकर सक्रिय भागीदारी निभा सकते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। जनसंपर्क क्या अर्थ है? किसी व्यावसायिक प्रतिष्ठान में इसके महत्व पर क्या चाहिए प्रकाश? जनसंपर्क का अर्थ है संस्था और जनता के बीच अच्छे और सकारात्मक संबंध स्थापित करना होता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से संगठन अपनी छवि को समाज के सामने प्रस्तुत करता है। व्यावसायिक प्रतिष्ठान में जनसंपर्क का विशेष महत्व होता है क्योंकि इससे ग्राहकों, कर्मचारियों, निवेशकों और समाज का विश्वास प्राप्त किया जाता है। अच्छे जनसंपर्क से संस्था की प्रतिष्ठा बढ़ती है और उसके उत्पादों या सेवाओं की स्वीकार्यता बढ़ती है। जनसंपर्क के माध्यम से संस्था जनता को अपनी नीतियों, योजनाओं और उपलब्धियों की जानकारी देती है। इससे गलतफहमियां कम होती है और सकारात्मक वातावरण बनता है। संकट की स्थिति में जनसंपर्क संस्था की छवि को सुरक्षित रखने में सहायक होता है। विज्ञापन, प्रेस विज्ञप्ति, कार्यक्रम और सामाजिक गतिविधियां जनसंपर्क के प्रमुख साधन हैं और प्रभावी जनसंपर्क से ग्राहकों की संख्या बढ़ती है, दीर्घकालिक संबंध विकसित होते हैं। व्यावसायिक प्रतिष्ठान की सफलता में जनसंपर्क की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने स्टूडेंट है। आप देखिए, प्रार्थना पत्र भेजने से पहले विज्ञापन में कितने मूल बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए, यह स्पष्ट कीजिए। प्रार्थना पत्र भेजने से पहले विज्ञापन में दिए गए मूल बिंदुओं को ध्यान से पढ़ना अत्यंत आवश्यक होता है क्योंकि इन्हीं के आधार पर आवेदन स्वीकार या अस्वीकार किया जाता है। सबसे पहले पद का नाम और आवश्यक योग्यता स्पष्ट रूप से देखनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आवेदक उस पद के लिए योग्य है या फिर नहीं। शैक्षणिक योग्यता, अनुभव और आयु सीमा और अन्य शर्तों को ठीक से समझना आवश्यक होता है। आवेदन की अंतिम तिथि पर विशेष ध्यान देना चाहिए ताकि प्रार्थना पत्र समय पर भेजा जा सके। विज्ञापन में बताए गए आवेदन के माध्यम से जैसे ऑनलाइन या डाक द्वारा आवेदन को भी ध्यान में रखना चाहिए। आवश्यक दस्तावेज की सूची जैसे प्रमाण पत्र, फोटो, हस्ताक्षर आदि को सही क्रम में तैयार करना जरूरी होता है। शुल्क से संबंधित जानकारी को भी ध्यानपूर्वक देखना चाहिए। आवेदन भेजने का पता सही ढंग से लिखा जाना चाहिए। विज्ञापन में दिए गए निर्देशों का पालन करने से आवेदन प्रक्रिया सरल हो जाती है और चयन की संभावना इसमें बढ़ती है। अब देखिए, मान के चलो आपके सामने है, देखिए आप किसी मेडिकल स्टोर में रहते हैं और नई दिल्ली के स्वामी हैं। मतलब ऑनर हैं। मेसर्स XYZ के केमिकल्स लिमिटेड को एक पत्र लिखकर कुछ निचले स्तर की दवाइयां जिनमें कुछ की अवधि भी समाप्त हो गई है, सप्लाई करने के लिए शिकायत दर्ज कीजिए। स्टूडेंट्स, यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिखा हूँ। देखिए कि इस प्रकार का पत्र एक औपचारिक व्यावसायिक शिकायत पत्र होता है जिसमें सप्लायर को समस्या की जानकारी दी जाती है। पत्र में सबसे पहले भेजने वाला का पता और तिथि लिखी जाती है। इसके बाद प्राप्तकर्ता का नाम और कंपनी का पता लिखा जाता है।
विषय पंक्ति में शिकायत का कारण स्पष्ट रूप से बताया जाता है। पत्र के मुख्य भाग में यह उल्लेख किया जाता है कि भेजी गई जो दवाइयां हैं, उन दवाइयों की गुणवत्ता अपेक्षित स्तर की नहीं है और कुछ दवाइयों की समाप्ति तिथि भी निकल चुकी है, मतलब एक्सपायर्ड डेट। इससे ग्राहक असंतोष और आर्थिक हानि की स्थिति उत्पन्न होती है। पत्र में यह भी बताया जाता है कि भविष्य में ऐसी गलती ना हो सके, इसके लिए सावधानी बरती जाए। गलत दवाइयों को बदलने या वापस लेने के अनुरोध स्पष्ट शब्दों में किया जाता है। और देखिए ऐसे लिखेंगे, सबसे पहले लेफ्ट साइड में आपको क्या करना, इसी तरह लिखना है। प्रेषक में सबसे पहले आपको लिखना है स्वामी, यानी कि ऑनर का नाम लिख देना है, जो भी ऑनर है। एंड शिवा मेडिकल स्टोर, कोई भी आप जो भी स्टोर है उस स्टोर का नाम लिखेंगे, जहाँ पे है वहां लिखेंगे। नई दिल्ली में है, नई दिल्ली लिख दिया। जिस जगह में अपना एड्रेस लिखा, दिनांक जिस दिनांक को आप दे रहे हैं वो दिनांक आपने लिख दिया। ये न्यू आपका ये लेटर समझ लो, इसी तरह से बनते हैं। एंड फिर देखो ये मैंने ये अलग से लिखा गया, आप ये लिखेंगे प्रबंधक, और जो भी है, जो भी दवाई है उस दवाई का यहाँ पर नाम लिखेंगे। एंड केमिकल्स लिमिटेड नई दिल्ली लिख देना। उसके बाद विषय लिखना है इसी प्रकार, जो भी आपको जो भी रिलेटेड क्वेश्चन में आए उसी अकॉर्डिंग आपको लिखना है। विषय घटिया में एक्सपायर्ड दवाइयों की आपूर्ति के लिए संबंध में शिकायत। और आपका है लिखना फिर महोदय। महोदय के बाद आपको लिखना है इसी तरह से, सविनय निवेदन यह है कि मैं नई दिल्ली स्थित शिवा मेडिकल स्टोर का स्वामी हूँ या फिर मालिक हूँ। आपकी प्रतिष्ठित कंपनी कंपनी से नियमित रूप से दवाइयाँ की आपूर्ति प्राप्त करता हूँ। दिनांक डैश को जो भी दिनांक है अपने अनुसार आपकी कंपनी द्वारा भेजी गई दवाइयों की खेप में कुछ दवाइयां निम्न गुणवत्ता की पाई गई, इसमें इसके अतिरिक्त कुछ दवाइयों के उपयोग की अवधि भी यानी एक्सपायर्ड डेट भी हो चुकी है। ऐसी दवाइयां की बिक्री न केवल नियमों के विरुद्ध है, बल्कि इससे ग्राहकों के स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। अतः आपसे अनुरोध है कि पहला नंबर, एक्सपायर्ड एवं घटिया दवाइयों को शीघ्र वापस कर लिया जाए। दूसरा, उनके स्थान पर मानक गुणवत्ता की नई दवाइयां भेजी जाए। भविष्य में ऐसी लापरवाही ना बरती जाए। आशा है कि आप मेरी शिकायत पर शीघ्र ध्यान देंगे और उचित कार्यवाही करेंगे। धन्यवाद। आप अपना नाम लिखोगे, उसके बाद स्वामी जो भी उनके नाम है वो लिख सकते हो। सेवा जो भी मेडिकल है वो लिखोगे, नई दिल्ली। हो गया कंप्लीट। भाषा शिल्प और भाषा जो है इसका क्या होना चाहिए, भाषा शिष्ट और स्पष्ट रखी जाती है ताकि वैश्विक संबंध प्रभावित ना हो। अंत में हस्ताक्षर और स्टोर का नाम लिखा जाता है, जैसा मैंने आपको दिखाया अभी। अगला है बाजार सर्वेक्षण। तो बाजार सर्वेक्षण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से किसी उत्पाद या सेवा संबंधित बाजार की स्थिति, उपभोक्ताओं की पसंद, मांग और प्रतिस्पर्धा की जानकारी एकत्र की जाती है। स्टूडेंट्स, मेरे पास टाइम की कमी है, आप या क्या कीजिए, वीडियो को रोक कर से समझ में आ ही जाएंगे। और ये पीडीएफ आप लोग टेलीग्राम से डाउनलोड कीजिए थोड़ा सा। अगला है शोध और विकास, इसे रोक कर पढ़ लीजिए या फिर टेलीग्राम से डाउनलोड कीजिए। नेक्स्ट है प्रस्ताव, टाइम रहता तो मैंने समझाता जरूर। अगला है भावभंगिमा। नेक्स्ट है डाक जीवन बीमा। नेक्स्ट संकेतन, तो ये आपका लास्ट है संकेतन। टोटल 18 क्वेश्चन है, मोस्ट क्वेश्चन। ये पीडीएफ मैं आपको दे रहा हूँ, फ्री पीडीएफ, जिसमें देखिए आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ स्टूडेंट्स। आपका फर्ज बनता है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड टेलीग्राम में ये पीडीएफ आप जाके डाउनलोड कीजिए, जिसमें पासवर्ड लगा होगा। पासवर्ड आपको केवल इंस्टा में ही मिलेगा, आप लोग टेलीग्राम मैसेज नहीं कीजिएगा पासवर्ड के लिए। और देखिए एग्जाम का तैयारी कीजिए, एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। बेस्ट ऑफ लक। और चैनल से पहले बोलिए प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो।